अब तो रेगुलर एपिसोड आने वाले हैं, ठीक है। और बट उसकी लेंथ बहुत कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, बट अच्छी वॉइस आएगी तो उसमें मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अच्छी वॉइस में सबकी वॉइस सिलेक्टेड हो गई हैं। और एप्लीकेशन पे स्टार्टिंग से अपलोडिंग होगी। बाकी यूट्यूब पे मैं आपको लिंक से या फिर कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और तब तक मैं 1-2 दिन यहीं पर डालूंगा रेगुलर एपिसोड, सारे सीरीज़ के, ठीक है। रेगुलर एपिसोड डाल रहा हूँ, ठीक। दृश्य काफी डरावना था। इस क्षण सभी की दृष्टि में शिवम की हैसियत पूरी तरह बदल गई। लेकिन एंजल क्लैन का वह जीनियस गुस्से से लाल हो गया। लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगा, वह पागलों की तरह दहाड़ा। उसकी पीठ के पीछे 12 जोड़ी पंख फैल गए। होली लाइट आकाश तक उठ गई, मानो एक एंजल किंग जाग उठा हो। उसके चारों ओर होली लाइट से बनी 12 युद्ध तलवारें प्रकट हो गईं। मारो! उसकी गर्जना के साथ ही वे 12 डिवाइन सॉर्ड्स अचानक विशाल हो गईं और अनंत युद्ध तलवारों में बदल गईं। इस क्षण क्रोधित एंजल क्लैन जीनियस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपनी कॉम्बैट पावर को चरम पर पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी उसकी सीमा केवल 4 स्तर पार करने तक ही थी। शिवम ने ग्रेट डिवाइन विंड टेक्निक और ग्रेट फ्रैगमेंटेशन टेक्निक एक साथ चलाई। उसकी हथेली चाकू की तरह आगे बढ़ी। पल भर में वॉइड ढह गया और विनाशकारी लहर बनकर एंजल क्लैन जीनियस पर टूट पड़ा। धड़ाम! आकाश में लगातार विस्फोट गूंज उठे। दोनों पक्षों की शक्तियां आमने सामने टकराईं, लेकिन ये टकराव केवल कुछ सांसों तक ही चला। होली लाइट दबाव में आने लगी, फिर टूट गई और एंजल क्लैन का जीनियस लगातार पीछे हटने लगा। इस दृश्य को देखकर कई लोग सचमुच सिहर उठे। पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वह एंजल क्लैन का जीनियस शिवम का सामना नहीं कर सका। यह अत्यंत भयावह था। अब सभी समझ गए थे कि शिवम को धर्म के कॉ वर्ल्ड में भेजे जाने का कारण क्या था। आह! एंजल क्लैन का जीनियस उन्माद में चिल्लाया, हवा में उछलता हुआ। उसकी आंखों में भयानक हत्याभाव भरा हुआ था। लड़के, तुम मरे समझो, उसने दहाड़ लगाई। उसके माथे से एक भयानक लहर फूटी और फिर एक एंजल वॉर स्वॉर्ड बाहर निकली। बिग किलर! यह एंजल क्लैन जीनियस का अल्टीमेट वेपन था। वह इतना क्रोधित हो गया था कि शिवम को सीधे बड़े हथियार से मार डालना चाहता था। बिग किलर, क्या तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे पास है? शिवम ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। उसने वायु बीड्स निकाल ली, वायु की शक्ति मुक्त करने ही वाला था। बस यहीं रुको! इसी क्षण एक गंभीर और अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। यह आवाज सेलेस्टियल क्लैन के नेता नकुल की थी। नकुल के बोलते ही एंजल क्लैन का जीनियस तुरंत रुक गया। उसकी आभा सिमट गई। वह नकुल की ओर मुड़ा और बोला, नकुल, यह आदमी बहुत ही ढीठ है, किसी को आंखों में नहीं रखता। यह नीचे के स्तर का अपराध है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कृपया आप निर्णय लें। मैं जानता हूँ, नकुल ने हल्के स्वर में कहा। फिर उसने शिवम की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम? शुभम, शिवम ने बिना झिझक उत्तर दिया। शुभम, ठीक है। नकुल ने धीरे से कहा, तुम्हारी प्रतिभा वाकई अच्छी है, लेकिन तुमने पहले हेवन रोमी की 4 शिष्याओं की ओर असम्मान दिखाया, फिर गालों के विरुद्ध आक्रमण किया। ये स्पष्ट रूप से अनुशासन का उल्लंघन है। अब तुम उनसे माफी मांग लो, मैं नेतृत्व संभाल लूंगा। माफी के बाद यह मामला यहीं समाप्त समझा जाएगा। नकुल ने ऊंचे स्थान से सीधे शिवम को आदेश दिया कि वह माफी मांगे। इनमें सचमुच ऐसा नियम है। इनके बड़े अस्तित्वों के कॉर डिसाइपल्स की हैसियत वास्तव में सोल्जर से कहीं अधिक होती है। पहले यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास सोल्जर्स को भी इन कॉर डिसाइपल्स से संपर्क करने की योग्यता नहीं होती थी। केवल इस विशेष मिशन की वजह से ही शिवम को इन कॉर डिसाइपल्स से मिलने का अवसर मिला था। और कॉर डिसाइपल्स पर हाथ उठाना वास्तव में नीचे के स्तर का अपराध माना जाता है। लेकिन क्या शिवम माफी मांगेगा? ये बिल्कुल असंभव है। उसने मुझ पर पहले हाथ उठाया तो क्या मैं पलटवार भी नहीं कर सकता? और मैं तो बस चारों के रूपरंग को लेकर जिज्ञासु था, इसमें कोई अपमान या वर्जना तो नहीं है? शिवम ने नकुल की ओर देखते हुए कहा। नकुल के सामने भी उसका रवैया बिल्कुल बेपरवाह और उदासीन था। दूसरे लोग नकुल के सामने हमेशा कुछ न कुछ डर, संकोच और यहाँ तक कि सम्मान दिखाते थे, लेकिन शिवम के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। नकुल भौहें सिकोड़ गया। उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक चमकी। शिवम का ये रवैया उसे बेहद असहज कर रहा था। वह दूसरों को अपने सामने भयभीत और दबा हुआ देखने का आदी था, लेकिन शिवम ने स्वयं को उसके बराबर खड़ा कर लिया था। क्यों?
उसे किस बात का घमंड था? वह सेलेस्टियल क्लैन से है। शिवम क्या है? बस एक मानव जाति का सदस्य। यहाँ तक कि टॉप 10 रेसेस भी सेलेस्टियल क्लैन के सामने चींटियों के समान हैं। शिवम चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, फिर भी वह एक तुच्छ चींटी ही है। सेलेस्टियल क्लैन से उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? असभ्य तुम क्या चीज हो कि मास्टर नकुल से इस लहजे में बात कर सको? तुरंत घुटनों के बल गिरकर अपनी गलती स्वीकार करो। नकुल के कुछ कहने से पहले ही सेलेस्टियल क्लैन की एक युवती ने कठोर स्वर में कहा। शिवम ने भौहें चढ़ा लीं। सच कहें तो शुरुआत से ही इन सेलेस्टियल क्लैन की उभारतची और घमंडी मुद्रा उसे बेहद असहज कर रही थी। अब यह व्यवहार और भी स्पष्ट हो गया था, जिससे शिवम को और ज्यादा चिढ़ होने लगी। सभी समान हैं, मैं ऐसे बात करूं इसमें क्या गलत है? शिवम ने शांत स्वर में कहा। सभी समान? हा हा हा, हास्यास्पद। वह सेलेस्टियल महिला ठंडी हंसी हंस पड़ी। हम सेलेस्टियल क्लैन ही इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हमारे बराबर कौन हो सकता है? तुम्हारे जैसे विचार अपने आप में ही अपराध हैं और इन्हें मिटा दिया जाना चाहिए। वह बोलते हुए आगे बढ़ी, उसके सुनहरे बाल लहराए और उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा फैल गई। यह ऊर्जा, शिवम की आंखें सिकुड़ गईं। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह ऊर्जा एंशिएंट यूनिवर्स की अन्य जातियों द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति से बिल्कुल अलग थी। ये किसी भी प्रकार की सामान्य डिवाइन पावर नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल नई और अज्ञात शक्ति थी। और यह शक्ति शिवम को अत्यंत भयानक महसूस हो रही थी। अनजाने में शिवम ने रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। उसके हाथ में वायु बीड्स भी घूमने लगी, मानो किसी भी क्षण आंधी की शक्ति खींच लेगी। बस करो। इसी समय नकुल ने हाथ उठाया और सेलेस्टियल महिला को रोक दिया। वह नकुल से स्पष्ट रूप से डरती थी। उसकी आभा तुरंत सिमट गई। नकुल ने शिवम की ओर देखा और शांति से कहा, तुम्हारी हिम्मत काफी है। मेरी हिम्मत कभी छोटी नहीं रही, शिवम ने उत्तर दिया। ओह, नकुल हल्के से मुस्कुराया, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा, लेकिन ये दल अब तुम्हें समायोजित नहीं कर सकता। जाओ, इस बार के मिशन में तुम अकेले ही कार्य करोगे। मास्टर नकुल, सेलेस्टियल महिला कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नकुल की एक निगाह ने उसे चुप करा दिया। शिवम भी थोड़ा चकित हुआ। उसने नहीं सोचा था कि सामने वाला उसे सीधे जाने देगा। उसे लगा था कि यहाँ जबरदस्त युद्ध होगा। उसकी नज़र फिर से उन 4 आकृतियों पर चली गई जो बिग ड्रीम की शक्ति में लिपटी थीं। उसके मन में अभी भी एक अनिच्छा थी। वह अब भी यह जानना चाहता था कि उनमें मीनू है या नहीं। अचानक शिवम ने कहा, चारों बहनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी होली नाम की किसी जगह के बारे में सुना है? ये शिवम की एक परीक्षा थी। बोलते समय उसकी निगाहें चारों महिलाओं की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई थीं। होली से उसका तात्पर्य होली कॉन्टिनेंट से था। होली कॉन्टिनेंट अर्थ रेल्म का एक साधारण सा महाद्वीप था, जिसके बारे में यहाँ मौजूद किसी ने भी नहीं सुना होगा। केवल मीनू ही उसे जानती थी। अगर सच में चारों में मीनू होती तो होली शब्द सुनते ही उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती। दुर्भाग्य से शिवम निराश हुआ। चारों महिलाओं के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। नहीं जानती, उनमें से एक युवती ने सिर हिलाते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन शिवम तुरंत समझ गया कि यह मीनू की आवाज नहीं है। बाकी तीनों ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिला दिया। शिवम का दिल थोड़ा बैठ गया। क्या सच में इन चारों में मीनू नहीं है? शुभम, मास्टर नकुल ने तुम्हें छोड़ दिया है और फिर भी तुम यहीं खड़े हो, मरना चाहते हो? सेलेस्टियल महिला ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम ने उसकी ओर हल्की नजर डाली, फिर बिना कुछ बोले मुड़ गया और सीधे आगे बढ़ गया। उसने मन ही मन आकलन कर लिया कि शायद मीनू इन चारों में नहीं है। अगर होती तो होली शब्द सुनकर जरूर प्रतिक्रिया होती। शिवम की गति बिजली जैसी थी। पल भर में ही वह वहां से ओझल हो गया। मास्टर नकुल, आपने इस शुभम को जाने क्यों दिया? यह व्यक्ति थोड़ी सी प्रतिभा के भरोसे किसी को आंखों में नहीं रखता। मुझे लगता है इसे छोड़ना ठीक नहीं था। सेलेस्टियल महिला ने नकुल से कहा। जल्दी नहीं है। नकुल हल्के से मुस्कुराया। ये शुभम बहुत प्रतिभाशाली है। एंशिएंट यूनिवर्स की सभी जातियों में भी ऐसा व्यक्ति बेहद दुर्लभ है। अगर ऐसे व्यक्ति को अपने अधीन कर लिया जाए तो भविष्य में हेवनली पैलेस में मेरी स्थिति के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। ओह, तो यंग मास्टर नकुल इस शुभम को वश में करना चाहते हैं? बाकी सेलेस्टियल्स ने समझते हुए सिर हिलाया। हाँ, नकुल ने कहा।
पहले उसे जाने दो, थोड़ा कष्ट झेलने दो, उसका तेज घिसने दो, फिर सही समय पर मैं स्वयं उसे वश में करूंगा। इन में प्रतिस्पर्धा अत्यंत तीव्र है। भले ही इन पर सेलेस्टियल क्लैन का पूर्ण वर्चस्व हो, फिर भी उनके भीतर कई बड़े अस्तित्व हैं और एंशिएंट यूनिवर्स की अन्य जातियों के कुछ अत्यंत शक्तिशाली लोग भी ऊंचे पदों पर हैं। ये लोग अक्सर कुछ मानव जाति के विशेषज्ञों का समर्थन करते हैं और इन में भारी प्रभाव रखते हैं। नकुल स्वाभाविक रूप से अपने उपयोग के लिए कुछ शक्तिशाली लोगों को अपने अधीन करना चाहता था। अगर शिवम जैसा जीनियस उसके साथ जुड़ जाए और उसके साथ बढ़े तो भविष्य में वह निश्चित रूप से एक भयानक शक्तिशाली अस्तित्व बनेगा जो नकुल की स्थिति को भी अत्यंत मजबूत करेगा। इसी सोच के कारण उसने वहीं शिवम पर हाथ नहीं उठाया और उसे जाने दिया। अगर यह गणना न होती तो अपने स्वभाव के अनुसार वह शिवम को उसी जगह मार डालता। चलो अब एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक्स खोजने चलते हैं, नकुल ने कहा और आगे बढ़ गया। बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। शिवम बिजली की तरह आगे बढ़ता हुआ कुछ ही समय में हजारों हजारों मील दूर निकल चुका था। यही तो मैं चाहता था, अकेले काम करना। शिवम के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसका मन बहुत हल्का लग रहा था। वो बहुत पहले से ही अकेले कार्य करना चाहता था। सेलेस्टियल क्लैन के साथ रहकर भले ही कोई एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक मिल भी जाए, क्या वह सच में उसके हाथ आ पाती? इस पर उसे पूरा संदेह था। सच कहें तो अगर सामने वाला उसे जाने न भी देता तो भी वह किसी न किसी बहाने से अलग होने की कोशिश करता। अब ये सब अपने आप हो गया था जो उसके लिए सबसे सही था। यदि कोई व्यक्ति अकेले कार्य करे तो उसे मिलने वाले ट्रेजर्स और सीक्रेट टेक्निक्स स्वाभाविक रूप से पूरी तरह उसके अपने होते हैं, लेकिन यदि वह सेलेस्टियल क्लैन या इन के कोर डिसाइपल्स के साथ मिलकर कार्य करे तो प्राप्त होने वाले ट्रेजर्स और सीक्रेट्स उसके हाथ आने की संभावना बहुत कम होती है। दूसरे पक्ष के शक्तिशाली और दमनकारी स्वभाव को देखते हुए अंत में लाभ उन्हीं को ही मिलता है। जितनी जानकारी मैंने पढ़ी है उसके अनुसार धर्म के कोर वर्ल्ड में अनेक एंशिएंट रूइंस मौजूद हैं। बहुत ही सीक्रेट टेक्निक्स इन्हीं प्राचीन अवशेषों में सुरक्षित हैं। कुछ जेड स्लिप्स के रूप में है तो कुछ प्राचीन स्टोन टैबलेट्स पर उकेरी गई हैं। शिवम के मन में इन के एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी उभर आए। यदि सीक्रेट टेक्निक्स प्राप्त करनी है तो इन एंशिएंट रूइंस को खोजना ही होगा, लेकिन ये रूइंस अत्यंत खतरनाक होती हैं। उनमें फॉर्मेशन ट्रैप्स और अन्य जोखिम होते हैं जिनसे निपटना बिल्कुल आसान नहीं है। इन विचारों के साथ उड़ते हुए शिवम ने एंशिएंट रूइंस की खोज शुरू की। ये वर्ल्ड अत्यंत विशाल था। बाहर दिखाई देने वाले उन रहस्यमय रून्स को देखकर ही इसका अनुमान लगाया जा सकता था। 3000 एंशिएंट सीक्रेट्स को आधार मानकर बने हर रून का आकार एक प्लैनेट जितना था। इतनी अधिक रूनिक फॉर्मेशंस के कारण पूरा वर्ल्ड ढका हुआ था, जिससे इसकी विशालता स्पष्ट झलकती थी। शिवम लगातार 3 दिन तक उड़ता रहा, लेकिन उसे इस वर्ल्ड का कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दिया। चौथे दिन जाकर अंततः उसने एक सिटी देखी। दूर से देखने पर सिटी में तरह तरह के क्रीचर्स आते जाते दिखाई दे रहे थे। काफी चहल पहल थी। शिवम ने आंखें हल्की सी संकरी की, कुछ देर सोचा, फिर पीछे हट गया। इस वर्ल्ड के क्रीचर्स धर्म के पतन के कारण इनसे गहरी घृणा रखते हैं। यदि वह पकड़ा गया तो निश्चित रूप से एक भीषण युद्ध छिड़ जाएगा जो बेहद झंझट भरा होगा। ऐसे लोगों से टकराना ठीक नहीं था। इसलिए शिवम ने सिटी को बाईपास किया और रूइंस की तलाश जारी रखी। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के इस तरह खोज करना स्वाभाविक रूप से बहुत धीमा था। पूरा 1 महीना बीत जाने के बाद शिवम को अंततः एक ऐसा स्थान मिला जो एंशिएंट रूइंस जैसा प्रतीत हो रहा था। एक पर्वत शिखर के बीचों बीच एक घाटी सी थी जिसके भीतर कई इमारतों के अवशेष दिखाई दे रहे थे। ये भवन अत्यंत पुराने थे, अधिकांश ढह चुके थे, बस खंडहर शेष थे। स्पष्ट था कि यह एक एंशिएंट रूइन था। शिवम के चेहरे पर खुशी झलक आई। इतनी लंबी खोज के बाद आखिरकार उसे एक रूइन मिला था। अब ये देखने की उत्सुकता थी कि यहाँ से उसे क्या प्राप्त होगा। वह नीचे उतरा और सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने लगा। लेकिन समय बहुत अधिक बीत चुका था। लगभग सब कुछ सड़गल चुका था। शिवम ने चारों ओर देखा लेकिन कोई विशेष वस्तु नहीं मिली। कुछ धातु के अवशेष देखने में सुरक्षित लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ वे तुरंत राख में बदल गए। कुछ जेड स्लिप्स का भी यही हाल था। आखिरकार शिवम रूइंस के सबसे अंदर पहुंचा, जहां उसने जमीन में गड़ी हुई कई विशाल स्टोन टैबलेट्स देखी। हर एक स्टोन टैबलेट लगभग 100 फीट ऊंची थी।
ये दृश्य देखकर शिवम अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने इन स्टोन टैबलेट से हल्की सी स्पिरिचुअलिटी महसूस की। इसका अर्थ था कि ये पुनर्तः नष्ट नहीं हुई थी और उनकी असाधारणता इसी से सिद्ध होती थी। उसके ज्ञात संकेतों के अनुसार अनेक मिस्टरीज यहाँ तक कि ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट्स भी इन्हीं स्टोन टैबलेट्स पर उकेरी गई होती थीं। धर्म ने जानबूझकर इन मिस्टरीज को स्टोन टैबलेट्स पर उत्कीर्ण कराया था ताकि उसके डिसाइपल्स किसी भी समय उन्हें सीख और अभ्यास कर सकें। शिवम तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही क्षण उसका चेहरा गंभीर हो गया। स्टोन टैबलेट्स पर असंख्य खरोंचे और घाव बने हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन पर तरह तरह के अटैक्स किए गए हों। स्थिति इतनी खराब थी कि स्टोन टैबलेट्स पूरी तरह क्षत-विक्षत हो चुकी थीं। शिवम ने ध्यान से निरीक्षण किया और निष्कर्ष निकाला कि इन टैबलेट्स पर पहले निश्चित रूप से सामग्री थी, लेकिन अब उसे जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। अब स्टोन टैबलेट्स पर उकेरी गई कंटेंट को पहचानना असंभव था। इन स्टोन टैबलेट्स पर सीक्रेट टेक्निक्स थीं, लेकिन उन्हें मिटा दिया गया। ये किसने किया? शिवम ने भौहें चढ़ाईं। उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। नुकसान के निशानों को देखकर उसने समझ लिया कि यह बहुत पुरानी बात है। यह इस बार अंदर आए लोगों का काम नहीं हो सकता। थोड़ा विचार करने के बाद शिवम दो निष्कर्षों पर पहुंचा। पहला, 500 स्टेलर ईयर्स पहले जब इन के लोग यहाँ आए थे, उन्होंने इन टैबलेट्स पर लिखी मिस्टरीज को कॉपी कर लिया और फिर उन्हें मिटा दिया। दूसरा, इस वर्ल्ड के क्रीचर्स ने स्वयं इन मिस्टरीज को नष्ट कर दिया ताकि बाहरी लोग उन्हें प्राप्त न कर सकें। इन दोनों में से जो भी कारण हो, परिणाम यही था कि शिवम को यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसने एक बार और पूरा क्षेत्र जांच लिया। जब यह निश्चित हो गया कि कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो वह निराश मन से बाहर निकल आया। लगता था कि इस बार बड़ा हार्वेस्ट पाना बहुत कठिन है। शिवम ने मन ही मन पहले सोचा था कि यदि उसे यहाँ से हजारों ग्रेट एंशिएंट सीक्रेट्स मिल जाएं तो वह सीधे अमीर बन जाएगा। अब स्पष्ट हो गया कि यह केवल उसकी कल्पना थी। इतने लंबे वर्षों के बाद ये सब इतना आसान कैसे हो सकता था? अचानक शिवम के दिल में एक झटका लगा। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक उठी और वह आगे देखने लगा। सामने ह्यूमनॉइड रूप में बदले हुए क्रीचर्स का एक समूह तेजी से उसकी ओर उड़ता चला आ रहा था। एक नज़र में ही शिवम समझ गया कि ये सभी इस वर्ल्ड के नेटिव्स हैं। बिना सोचे समझे वो पलटा और भागने लगा। ये क्रीचर्स इन के लोगों से शत्रुता रखते हैं। इतने वर्षों में यहाँ कौन कौन से शक्तिशाली अस्तित्व पैदा हो चुके हैं, कोई नहीं जानता। शिवम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से देर हो चुकी थी। उन क्रीचर्स ने उसे देख लिया था। जैसे ही शिवम भागा, वे और तेजी से उसका पीछा करने लगे। आखिरकार शिवम की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी गति और बढ़ा दी, लेकिन सामने वाले भी रफ्तार बढ़ा रहे थे। शिवम का चेहरा कठोर हो गया। क्या सच में समझते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? यह विचार उसके मन में उभरा। अचानक उसने रुककर दिशा बदल ली। उसी क्षण उसने वो कैरेक्टर फॉर्मूला की 6 फोल्ड कॉम्बैट स्ट्रेंथ को सक्रिय किया। उसका पूरा शरीर चमकदार प्रकाश से ढक गया और उसने लगातार घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। धड़ाम! भयानक फिस्ट अटैक्स ने वॉइड को चीरते हुए उन क्रीचर्स की ओर धावा बोला। शिवम की वर्तमान कल्टिवेशन के साथ किया गया प्रहार बेहद भयानक था। इन क्रीचर्स के चेहरे तुरंत बदल गए। सावधान, सब मेरे पीछे आ जाओ, एक सफेद बालों वाले वृद्ध ने चिल्लाया। उसका सूखा सुंदर शरीर तुरंत एक विशाल व्हाइट जायंट एप में बदल गया। उसने दोनों हथेलियां उठाकर एक लाइट कर्टन खड़ा कर दिया, जिसने उसके साथ बाकी क्रीचर्स को भी ढक लिया। धड़ाम! एक के बाद एक विस्फोट गूंज उठे। शिवम के घूंसे उस लाइट कर्टन से टकराए। पर्दा लगातार कांप रहा था। व्हाइट जायंट एप का शरीर भी थरथराया और वह लगातार कई कदम पीछे हटा, लेकिन अंततः शिवम के प्रहार को रोकने में सफल रहा। डिवाइन एम्परर! ये डिवाइन एम्परर रेल्म का अस्तित्व है। शिवम की आंखों में हल्की चमक आई। जैसे ही व्हाइट जायंट एप ने हाथ उठाया, शिवम को उसकी शक्ति का अंदाजा लग गया। वह निस्संदेह डिवाइन एम्परर रेल्म में था। अगर वह डिवाइन एम्परर न होता तो शिवम का हमला रोकना उसके लिए असंभव होता। फिर भी विरोधी के लिए शिवम के हमलों को झेलना आसान नहीं था। लगता है कि सामान्य डिवाइन एम्परर रेल्म की शक्ति भी उसी तरह की है जैसी रिकॉर्ड्स में धर्म के समय की बताई गई थी। यह विचार मन में कौंधा। उसने जो जानकारी देखी थी उसके अनुसार डिवाइन एम्परर रेल्म और डिवाइन गॉड रेल्म के बीच अंतर बहुत बड़ा होता है।
सामान्यतः डिवाइन एम्परर रेल्म डिवाइन गॉड रेल्म के सामने बिल्कुल टिक नहीं सकता और सीधे मारा जाता है। यहाँ तक कि शक्तिशाली जीनियस भी रेल्म क्रॉसिंग बैटल में बहुत सेक्ट रश करते हैं। डिवाइन रेल्म में रहते हुए रेल्म क्रॉसिंग बैटल केवल कुछ शीर्ष स्तर के जीनियसेस ही कर सकते हैं, जैसे वे जो 4 स्तर पार कर लड़ने में सक्षम होते हैं। केवल वही शीर्ष स्तर के दानव समान प्रतिभाशाली व्यक्ति जो डिवाइन एम्परर रेल्म में रहते हुए 4 स्तर पार करके लड़ सकते हैं, साधारण डिवाइन एम्परर नाइनफोल्ड पीक के अस्तित्व का सामना कर सकते हैं, और वह भी जीत नहीं होती बल्कि केवल किसी तरह टिक पाना होता है। ये सिर्फ इतना होता है कि वे डिवाइन एम्परर रेल्म के सामने तुरंत मारे न जाएं, जीत की तो बात ही नहीं होती। यहीं से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के बीच का अंतर कितना भयावह है। ये समझना चाहिए कि डिवाइन एम्परर रेल्म में एक ही स्तर का अंतर भी पूर्ण दमन और सीधी हत्या के लिए पर्याप्त होता है। अब डिवाइन एम्परर रेल्म और डिवाइन एम्परर नाइनफोल्ड पीक के बीच ठीक 4 स्तरों का अंतर है। इन 4 स्तरों का अंतर कितना विशाल है इसकी कल्पना ही की जा सकती है। इतने बड़े अंतर के साथ साधारण डिवाइन एम्परर नाइनफोल्ड पीक का अस्तित्व जब डिवाइन एम्परर रेल्म का सामना करता है तो वह बिल्कुल शिशु के समान होता है, जिसमें कोई प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं होती और वह आसानी से कुचल दिया जाता है। यही कारण है कि यूनिवर्स एरोगेंस लिस्ट के उम्मीदवार वही माने जाते हैं जो डिवाइन रेल्म में रहते हुए 4 स्तर पार कर लड़ सकते हैं। यह मानक भी इसी आधार पर तय किया गया है। यूनिवर्स एरोगेंस लिस्ट में शामिल उम्मीदवार डिवाइन एम्परर नाइनफोल्ड पीक पर पहुंचने के बाद अपनी स्वयं की कॉम्बैट पावर के बल पर साधारण डिवाइन एम्परर रेल्म के अस्तित्व से किसी तरह टक्कर ले पाते हैं। यहाँ किसी बड़े किलर वेपन का उपयोग शामिल नहीं होता। यदि वे जीनियस बड़े किलर वेपन्स का प्रयोग करें तो उनकी कॉम्बैट पावर निस्संदेह और भी अधिक भयावह हो जाती है। इसी वजह से जब स्काई सुप्रीम एस की असेसमेंट हुई थी तब ब्लड क्लैन के ब्लड कोड जसप्रीत और अन्य सभी को लगा था कि उसे 3rd लेवल एरिया में जाना चाहिए था, न कि 2nd लेवल एरिया में दिखाई देना चाहिए था। ब्लड कोड जसप्रीत यूनिवर्स एरोगेंस लिस्ट के उम्मीदवारों में से एक है। वह डिवाइन एम्परर 7फोल्ड पर था और अपनी स्वयं की कॉम्बैट पावर से डिवाइन एम्परर रेल्म के अस्तित्व का सामना करने में स्वाभाविक रूप से असमर्थ था। लेकिन शिवम ऐसा करने में सक्षम था। डिवाइन एम्परर 7th के स्तर पर रहते हुए भी वह अपनी स्वयं की कॉम्बैट स्ट्रेंथ के बल पर साधारण डिवाइन एम्परर रेल्म से टक्कर ले पा रहा था। तुम्हारी शक्ति, सफेद विशाल वानर पीछे हटते हुए शिवम को विस्फारित आंखों से घूरने लगा। उसके चेहरे पर गहरे स्तर का आघात और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। डिवाइन एम्परर 7फोल्ड की कल्टिवेशन होकर भी उसे पीछे धकेल दिया गया था। ऐसी कॉम्बैट पावर वास्तव में भयावह थी। प्राचीन विश्व में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मारो, शिवम ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ गया। यहाँ केवल एक साधारण डिवाइन एम्परर था और शिवम पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि वह उससे निपट सकता है। यदि वह बिग किलर वेपन का उपयोग कर ले तो उसे मारना भी कठिन नहीं था। डार्क यूनिवर्स में 100 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद और उस प्रशिक्षण से प्राप्त लाभों को पूरी तरह अपनी शक्ति में बदल लेने के बाद शिवम की कॉम्बैट पावर विस्फोटक रूप से बढ़ चुकी थी। अनजाने में ही साधारण डिवाइन एम्परर अब उसकी नज़र में नहीं रहा था। जैसे ही विचार पूरा हुआ शिवम के हाथ में वायु बीड प्रकट हो गया। वह उसके भीतर की शक्ति निकालने की तैयारी करने लगा ताकि सबको यहीं समाप्त किया जा सके। रुको, हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, सफेद विशाल वानर जोर से चिल्लाया। हाँ, हमारी कोई बुरी मंशा नहीं है, हमें गलत मत समझो। उसके पीछे खड़ी एक युवा महिला ने भी जल्दी से कहा, कोई दुर्भावना नहीं, तो फिर मेरा पीछा क्यों किया? शिवम ने हमला तुरंत नहीं किया और गहरी नजर से पूछा। सच कहें तो उसने अब तक विरोधी के भीतर स्पष्ट किलिंग इंटेंट महसूस नहीं किया था। वे उसका पीछा कर रहे थे लेकिन पूरी तरह मारने का इरादा अभी तक उजागर नहीं हुआ था। यही कारण था कि शिवम ने आगे वार नहीं किया। छोटे मित्र, यह एक गलतफहमी है। जैसे ही आपने हमें देखा और भागने लगे हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम अवचेतन रूप से आपके पीछे आ गए। सफेद विशाल वानर ने समझाया। हाँ, हम बस यही पूछना चाहते थे कि आप हमें देखकर भाग क्यों गए। रुको, तुम्हारी आभा। युवा महिला अचानक रुक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह शिवम को ध्यान से घूरने लगी। तुम्हारी आभा, तुम प्राचीन विश्व के प्राणी नहीं हो। अचानक वह चौंक पड़ी और जोर से बोल उठी। क्षण भर में शिवम के भीतर ठंडी हत्या भावना फैल गई। विरोधी ने उसकी पहचान भांप ली थी और अगला कदम हमला हो सकता था।
शिवम कभी भी भोला नहीं था और पहले वार करने के लिए तैयार हो गया। रुको, हम सच में तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हैं। शिवम के भीतर की किलिंग इंटेंट महसूस कर सफेद विशाल वानर फिर से चिल्लाया। हाँ, शिवम को इनर से मिली जानकारी बेहद स्पष्ट थी। इस वर्ल्ड के प्राणी इनर से अत्यधिक घृणा करते हैं क्योंकि इनर ने ही धर्म को नष्ट किया था। 500 स्टेलर ईयर्स पहले जैसे ही उन्होंने इनर के लोगों को देखा था, वे तुरंत मारने दौड़ पड़े थे। ऐसे में क्या ये संभव है कि उनके भीतर कोई दुर्भावना न हो? हुशिश, शिवम ने वायु बीज से सीधा भयंकर तूफान खींच लिया। उसकी वर्तमान कल्टिवेशन के साथ निकाली गई गोविंद स्टोन शक्ति पहले से कहीं अधिक भयानक हो चुकी थी। भयंकर तेज हवा गरजने लगी, वॉइड अराजकता में बदल गया और पूरा दृश्य अत्यंत डरावना हो गया। प्राचीन वर्ल्ड के उन प्राणियों के चेहरे पूरी तरह बदल गए। पीछे हटो, सफेद विशाल वानर ने गरजते हुए कहा। उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था क्योंकि उसे उस आक्रमण से मृत्यु का खतरा महसूस हो रहा था। वह दहाड़ा और अपनी पूरी शक्ति फोड़ दी। उसका मुंह खुला और एक विशाल ढाल बाहर उड़कर सामने आ गई। उसी समय उसने दोनों हथेलियां आगे बढ़ाईं और एक बड़ा एनर्जी बैरियर बना दिया। जैसे ही उसने बचाव किया, भयानक गोविंद स्टोन उस पर टूट पड़ी। धड़ाम, लगातार 2 जबरदस्त विस्फोट हुए। सफेद विशाल वानर का विशाल शरीर जोर से कांपा और वह हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। वायु बीट का उपयोग करने के बाद शिवम की शक्ति पूरी तरह उससे ऊपर पहुंच चुकी थी। एक ही वार में वह घायल हो गया। नहीं, मैं लाइफ सोर्स की कसम खा सकती हूँ कि हमारी कोई बुरी मंशा नहीं है। युवा महिला घबराई हुई थी, फिर भी आगे बढ़कर शिवम को देखती रही। ओह, शिवम ने हमला रोक दिया और कहा, तो लाइफ सोर्स पर कसम खाओ। शिवम निर्दय हत्यारा नहीं था। यदि सामने वाला सच में दुर्भावना नहीं रखता तो वह निर्दोषों की हत्या नहीं करेगा। यदि वे सच में लाइफ सोर्स पर कसम खाने का साहस करें तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वे झूठ नहीं बोल रहे। यदि वे कसम नहीं खाते तो शिवम बिना किसी झिझक के हमला कर देता। मैं कसम खाता हूँ, मैं भी कसम खाती हूँ। प्राचीन वर्ल्ड के 7-8 प्राणियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के लाइफ सोर्स पर कसम खा ली कि वे शिवम के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते। यदि उन्होंने झूठ कहा हो तो उनका लाइफ सोर्स तुरंत नष्ट हो जाए। यहाँ तक कि सफेद विशाल वानर ने भी कसम खाई, वाकई कसम खा ली। शिवम के मन में अचरज था। ये लोग जानते थे कि वह बाहर से आया है, फिर भी उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण नहीं थे। ये बात इनर से मिली जानकारी से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। लेकिन जो लोग लाइफ सोर्स पर कसम खाते हैं वे सामान्यतः झूठ नहीं बोलते। शिवम ने वायु बीट को वापस रख लिया और अपना ऑरा समेट लिया। एक और कारण ये भी था कि अकेले उसके लिए इस विशाल वर्ल्ड में रूइंस खोजना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन यदि इस वर्ल्ड के लोग उसकी सहायता करें तो काम कई गुना आसान हो सकता था। शिवम की हत्या भावना और आभा को शांत होते देखकर सफेद विशाल वानर युवती और बाकी लोगों ने मन ही मन चैन की सांस ली। अभी अभी शिवम ने उन पर जो दबाव डाला था वह सचमुच बहुत ज्यादा था। लेकिन तुरंत ही वह युवती फिर से आंखें झपकाने लगी और शिवम को उत्सुकता से देखने लगी, मानो किसी दुर्लभ खजाने को देख रही हो। कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसने सावधानी से धीमे स्वर में पूछा, तुम बाहरी दुनिया से हो? साथ ही बाकी लोग भी जिज्ञासा भरी नजरों से शिवम को देखने लगे। हाँ, मैं सचमुच इस दुनिया का नहीं हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद शिवम ने कहा, चूंकि तुम जानती हो कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं तो क्या तुम्हारे मन में मुझे मारने का कोई विचार नहीं है? क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती थी? शिवम ने अपने मन का संदेह सामने रख दिया क्योंकि यह बात इनर से मिली जानकारी से मेल नहीं खाती थी। तुम्हें क्यों मारें? युवती ने आंखें झपकाते हुए कहा। इस समय वह शिवम से भी ज्यादा हैरान लग रही थी। लेकिन सफेद विशाल वानर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कहा जाता है कि एंशंट वर्ल्ड और बाहरी दुनिया के पूर्वज एक नहीं थे। एंशंट वर्ल्ड के पूर्वजों को बाहरी दुनिया के प्राणियों ने मार डाला था, लेकिन ये सिर्फ एक किंवदंती है। सच और झूठ कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में किसी तरह की गहरी नफरत कैसे हो सकती है? इतना सुनकर शिवम सब समझ गया। 500 स्टेलर ईयर्स बीत चुके थे। 500 स्टेलर ईयर्स का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है कि किसी तारे का जन्म से विनाश तक का चक्र 500 बार पूरा होना। ये समय सचमुच बहुत ज्यादा लंबा है। इतने लंबे समय में लगभग हर चीज भुला दी जाती है, इनर और धर्म के बीच की दुश्मनी भी।
इतना समय बीत जाने के बाद एंशंट वर्ल्ड की पीढ़ियां बदलती रहीं और धीरे धीरे इनर और एंशंट कॉर्ट के बीच की दुश्मनी को भुला दिया गया। बहुत से लोगों ने तो इसके बारे में सुना तक नहीं था, ये सिर्फ एक पुरानी किंवदंती बनकर रह गई थी। अब शिवम समझ गया कि वह बेवजह ही चिंतित था। एंशंट वर्ल्ड के प्राणी यह तो जानते थे कि वह बाहरी दुनिया से है, लेकिन उनमें उसके प्रति कोई घृणा नहीं थी, बल्कि सिर्फ जिज्ञासा थी। ये सोचकर शिवम की सतर्कता थोड़ी कम हो गई। मेरा नाम माया है, तुम्हारा नाम क्या है? इस समय युवती और भी साहसी हो गई। वह धीरे धीरे शिवम के पास आई और पूछा। शुभम, शिवम ने जवाब दिया। शुभम, तुम यहाँ कैसे आए? हमारी दुनिया में एक बहुत पुरानी कथा है कि कभी बाहरी दुनिया के लोग यहाँ आए थे। मुझे लगा था वह सिर्फ एक किंवदंती है। मुझे नहीं पता था कि हमारी दुनिया के बाहर भी सच में दूसरी दुनिया है। माया ने महसूस किया कि शिवम में कोई हत्या भावना नहीं है, इसलिए उसका साहस बढ़ गया। मानो बातचीत का द्वार खुल गया हो। वह लगातार सवाल पूछती चली गई। मिस, सफेद विशाल वानर थोड़ा चिंतित हो गया। उसे डर था कि कहीं शिवम अचानक पलटकर हमला न कर दे। भले ही वह डिवाइन एम्परर रेल्म का अस्तित्व था और शिवम डिवाइन एम्परर स्तर पर ही था, लेकिन शिवम के सामने खड़े होकर वह वानर भीतर से कांप रहा था और बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं एक मिशन के लिए यहाँ आया हूँ। मैं एंशंट रूइंस की तलाश कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे उन्हें ढूंढने में मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें बदले में भुगतान कर सकता हूँ। शिवम ने अपना उद्देश्य बताया। एंशंट रूइंस ढूंढ रहे हो? तभी तुम पहले वहां दिखाई दिए थे। रूइंस ढूंढने में तो मुझसे बेहतर कोई नहीं है। मुझे बहुत से एंशंट रूइंस के बारे में पता है, हालांकि यह जरूरी नहीं कि हर जगह तुम्हें मनचाही चीज मिले। माया ने कहा, यह कोई समस्या नहीं है, बस मुझे वहां तक ले चलो। शिवम ने कहा। इसके बाद वे चल पड़े। माया, सफेद विशाल वानर और अन्य लोग शिवम को लेकर अगले एंशंट रूइंस की ओर बढ़ गए। मिस, क्या हम इसे यूं ही साथ ले जा रहे हैं? आखिर यह बाहरी दुनिया का व्यक्ति है। अगर इसके मन में कोई बुरी मंशा हुई तो? रास्ते में सफेद विशाल वानर ने गुप्त रूप से माया को संदेश भेजा। अंकल, आप निश्चिंत रहिए। मैं महसूस कर सकती हूँ कि शुभम हमारे प्रति दुर्भावना नहीं रखता। उसने पहले जो हमला किया था वह पूरी तरह आत्मरक्षा में था। चिंता मत कीजिए। मुझे बस जिज्ञासा है कि बाहरी दुनिया कैसी होती है। उससे पूछकर बहुत कुछ जान सकती हूँ। माया ने उत्तर दिया। सफेद विशाल वानर ने मन ही मन आह भरी। वह माया के स्वभाव को जानता था। एक बार जब वह ठान लेती है तो उसे बदलना मुश्किल होता है। अब वह सिर्फ इतना कर सकता था कि पास रहकर निगरानी रखे। यदि शिवम में जरा भी बुरी मंशा दिखे तो वह जान की बाजी लगाकर भी उसे रोकेगा। माया ने गुप्त बातचीत खत्म की और फिर शिवम की ओर मुड़कर उससे बातें करने लगी। वह लगातार बाहरी दुनिया के बारे में पूछती जा रही थी। शिवम ने संक्षेप में जवाब दिए, लेकिन उसके साधारण से वर्णन भी माया और सफेद विशाल वानर को स्तब्ध कर देने के लिए काफी थे। एंशंट यूनिवर्स की विशालता और प्राचीनता ने माया और बाकी लोगों के मन में गहरी लालसा जगा दी। सोचा नहीं था कि बाहरी दुनिया इतनी विशाल है, लेकिन फिर सवाल यह है कि हमारी एंशंट वर्ल्ड के लोग कभी बाहर क्यों नहीं जा पाए। यहाँ तक कि एम्परर रेल्म के सबसे शक्तिशाली लोग भी वर्ल्ड बैरियर को पार नहीं कर पाए। क्या हमारी दुनिया का स्तर बहुत नीचा है? माया ने बुदबुदाते हुए कहा। उसके स्वर में छिपी हुई उदासी साफ झलक रही थी। वो सच में बाहरी दुनिया देखना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी दुनिया के लोग बाहर नहीं जा सकते थे। एम्परर रेल्म मास्टर, क्या तुम डिवाइन एम्परर की बात कर रही हो? शिवम की आंखों में हल्की चमक आई। फिर वो माया से बातचीत करता रहा। किसी के रास्ता दिखाने से सब कुछ बहुत आसान हो गया। ज्यादा समय नहीं लगा और वे एक और एंशंट रूइंस तक पहुंच गए। ये रूइंस जमीन के नीचे छिपा हुआ था। वे बिना किसी रुकावट के अंदर चले गए। ये बात शिवम को फिर से हैरान कर गई। इनसे मिली जानकारी के अनुसार ये रूइंस तरह तरह की फॉर्मेशंस और ट्रैप्स से भरे होते हैं और बेहद खतरनाक होते हैं। अंदर आने से पहले इनके बड़े लोगों ने उन्हें विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी थी। लेकिन अब तक शिवम ने लगातार 2 रूइंस देखे थे और दोनों ही बिल्कुल सुरक्षित थे। न कोई फॉर्मेशन न कोई ट्रैप, बहुत ही सुरक्षित। हालांकि पहले रूइंस की तरह ही यहाँ भी पूरी तरह खोजने पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये रूइंस बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। अगर कभी इनमें कुछ था भी तो या तो उसे ले जाया जा चुका है या वह पूरी तरह नष्ट हो गया है। माया ने कहा।
शिवम चुप रहा और सीधे रुइंस के सबसे भीतर की ओर चला गया। वहां उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला। ये फिर वही, इस गुप्त कक्ष की चारों दीवारें खरोंचों से भरी हुई थीं। साफ दिख रहा था कि इन पत्थर की दीवारों पर कभी कुछ उकेरा गया था। संभव है कि ये पैटर्न या लिखावट हो, लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह नष्ट हो चुका था और असली सामग्री पहचान में नहीं आ सकती थी। शिवम का चेहरा गंभीर हो गया। लगातार 2 रुइंस में उसे ऐसी शिलाएं या दीवारें मिली थीं जिन पर संभवतः सीक्रेट टेक्निक्स अंकित थीं, लेकिन दोनों ही जगह सब कुछ नष्ट कर दिया गया था। इस दीवार पर कभी कुछ लिखा हुआ होना चाहिए था। इसे किसने नष्ट किया? क्या यह एंशंट वर्ल्ड के लोगों ने किया? शिवम ने माया और दूसरों से पूछा। पता नहीं, माया ने सिर हिलाया। असल में सिर्फ यहाँ ही नहीं, लगभग सभी रुइंस में जहाँ भी कोई पैटर्न या लिखावट होने की संभावना थी, सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। सभी रुइंस। शिवम चौंक गया। ड्रैगन लॉर्ड के आज शाम तक अवेलेबल हो जाएंगे एपिसोड, और बाकी स्टोरीज के भी एपिसोड अवेलेबल हो जाएंगे। नई स्टोरी के डेली 1 घंटे का एपिसोड आएगा, और बाकी स्टोरी से कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी बहुत जल्द। ये स्टोरी जो अपलोड की है मेल वाइज नहीं की गई, पहले फीमेल वाइज में थी, तो इसी वजह से डिलीट करके दोबारा अपलोड किया गया है। अब यही कंटिन्यू रहेगी वाइज हमेशा के लिए। अब तो रेगुलर एपिसोड आने वाले हैं, ठीक है, और बट उसकी लेंथ बहुत कम हो जाएगी। ज़्यादा नहीं होगी, बट अच्छी वॉइस आएगी तो उसमें मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अच्छी वॉइस में सबकी वॉइस सिलेक्टेड हो गई हैं, और एप्लीकेशन पे स्टार्टिंग से अपलोडिंग होगी। बाकी यूट्यूब पे मैं आपको लिंक से या फिर कम्युनिटी टैब में डाल दूँगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और तब तक मैं 1-2 दिन यहीं पर डालूँगा रेगुलर एपिसोड, सारे सीरीज़ के, ठीक है। रेगुलर एपिसोड डाल रहा हूँ, ठीक।